अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि स्पेशल पैथोलॉजी को हमने कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, इसके अलावा इसके लिए हमने कौन सी बुक्स यूज़ करनी है, कौन से पास्ट पेपर्स यूज़ करने हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे और भी बहुत सारी बातें स्पेशल पैथो से रिलेटेड आपके माइंड में जितनी भी क्वेरीज होंगी वो क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो इसको एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि स्पेशल पैथो की इम्पोर्टेंस क्या है और हम क्यों उसे अच्छे तरीके से पढ़ें एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो स्पेशल पैथो और क्योंकि हमारा मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट सीएम भी हमारा मेजर सब्जेक्ट है क्योंकि वो भी 300 मार्क्स का है और स्पेशल पैथो भी 300 मार्क्स की है। लेकिन बात ये होती है कि आपकी फाइनल ईयर है या एफसीपीएस की कोई भी फील्ड आप ऑप्ट करते हैं तब आपको स्पेशल पैथो लाजमी काम आएगी क्योंकि कोई भी डिजीज़ हो उसकी आपको पैथोफिजियोलॉजी पता होना बहुत ज़रूरी होती है। तो स्पेशल पैथो को आपने फोर्थ ईयर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। चाहे आपने थर्ड ईयर में जनरल पैथो इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी, स्पेशल पैथो को आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। स्पेशल पैथो से मुराद ये वो सिस्टम बाई स्पेशल मतलब पैथोलॉजी को एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया और हमारे पास और भी बहुत सारे सिस्टम जितने भी हैं पड़े, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो हर किसी की पैथोलॉजी अलग अलग चैप्टर में एक्सप्लेन की हुई है। तो इसलिए हम इसकी इम्पोर्टेंस है पैथो की। ठीक है, और कम्युनिटी मेडिसिन क्योंकि मेजर सब्जेक्ट है तो उसकी कम इम्पोर्टेंस होती है क्योंकि वो बहुत जर्नल सा सब्जेक्ट है, उसके बारे में आप जनरल नॉलेज जैसे होता है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल पैथो को आपने टॉप पर रखना है और इसको सारा साथ पढ़ने की ज़रूरत होती है क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई असेसमेंट आ रही है तो असेसमेंट के आपके टॉपिक्स वही होते हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं क्लास में। तो वो टॉपिक्स आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं असेसमेंट के साथ साथ ताकि आपको एंड में बिल्कुल मुश्किल नहीं हो। ठीक है, सबसे पहली बात ये थी। अब दूसरी बात हम ये करते हैं कि हमारे पास कॉम्बिनेशंस बुक के जो हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं ना, क्योंकि पैथो ना किसी एक बुक से नहीं पढ़ी जाती, वो उसके लिए हमें दो कॉम्बिनेशन यूज़ करने होते हैं, दो बुक्स के। तो कोई भी कॉम्बिनेशन है ना उसमें एक बुक लाजमी आपने रखनी है, वो है पैथोमा। और पैथोमा को आपने पूरा का पूरा पढ़ लेना है। और उसे पढ़ने का तरीका क्या होता है, आपने कोई पैथोमा के जो लेक्चर्स होते हैं ना अब्दुल सत्तार के, वो आपने लेक्चर्स लेने हैं और उसके बाद आपने पैथोमा को पढ़ना है। ठीक है, पैथोमा पढ़ने के बाद फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टॉपिक की एग्जांपल देती हूँ। आप किडनी स्टार्ट कर रहे हैं तो किडनी जब स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, उसका पैथोमा का लेक्चर लेना है, फिर पैथोमा से उसको पढ़ लेना है। ठीक है, वहाँ से समझ लिया आपने। फिर दूसरा जो आपने इसके साथ कॉम्बिनेशन यूज़ करना है वो बिग रॉबिन्स है, मीडियम रॉबिन्स है या तीसरी बुक होती है रामदास। अब इन तीनों किताबों में से कोई एक चूज़ करनी है। मैं आपको तीनों के फ़वाइद भी बता देती हूँ और जो नुकसान आते हैं वो भी बता देती हूँ। इसके बाद डिसीजन आप पर है कि आप कोई भी बुक चूज़ करते हैं। पेपर जो होता है वो तीनों बुक से सॉल्व हो जाता है, लेकिन बात यह है कि आपने खुद डिसाइड करना है कि आप कौन सी बुक चूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ अब कौन कौन सी बुक्स, हम क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है किसका। पैथोमा तो आपने पढ़ ली, हर टॉपिक के लिए आपने पैथोमा सबसे पहले रखनी है। और पैथोमा अब ये आप पूछना चाहेंगे कि पैथोमा के अलावा हम क्यों बुक पढ़ें, दूसरी बुक इस वजह से हम पढ़ते हैं कि पैथोमा जो होती है वो बहुत शॉर्ट बुक है पढ़ी, वो आपके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेती है अगर आप लेक्चर्स ले लेते हैं पैथोमा के। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास मॉर्फोलॉजी होती है जो कि हमारा बेसिक पार्ट है स्पेशल पैथो का, फोर्थ ईयर का। मॉर्फोलॉजी आपकी ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में एक पार्ट मॉर्फोलॉजी का पूछा जाता है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी पूछी जाती है, मॉर्फोलॉजी पूछी जाती है, रिस्क फैक्टर्स पूछे जाते हैं और जो डिजीज़ को आइडेंटिफिकेशन करना होता है वो पूछी जाती है। ये 3-4 क्वेश्चन आपके आते होते हैं मोस्टली यूएचएस के पेपर में। ठीक है, तो अब इन 3-4 चीज़ों को सिर्फ जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना वो पैथोमा ऑलमोस्ट आपके एमसीक्यूज़ कवर कर लेती है और जो आपका डायग्नोसिस होता है डिजीज़ का वो भी कवर कर लेती है। और थोड़ी बहुत आपको पैथोफिजियोलॉजी भी बता देती है और थोड़ी बहुत मॉर्फोलॉजी भी बता देती है। जो ये पैथोफिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी थोड़ी थोड़ी बताती है वो आपके वाइवा के में बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि वाइवा में आप रॉबिन्स या कोई और दूसरी बुक रिवाइज नहीं कर सकते, सिर्फ आप पैथोमा ही रिवाइज करते हैं और वो आपके वाइवा में बेस्ट तरीन आपको मतलब फ़ायदा दे दिया है। और साथ आपके एमसीक्यूज़ ऑलमोस्ट जो है वो कवर करा देती है पैथोमा, सारे के सारे ऑलमोस्ट जो है मतलब 60-80% मतलब आपके पैथोमा कवर करा रही होती है। ये बात हो गई लाजमी। और अब साथ मैं मीडियम प्रॉब्लम्स की पहले बात करती हूँ। अब बात ये होती है कि पैथोमा के लेक्चर लिया आपने, पैथोमा की वीडियो देख ली, अब आपने रॉबिन्स कैसे पढ़नी है या रामदास कैसे पढ़नी है। रॉबिन्स और रामदास को पढ़ने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने गाइडलाइंस फॉलो करनी है एआरसी की। ठीक है, अब AR अली रज़ा भाई ने जो टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं ना कि ये टॉपिक आपने मीडियम रॉबिन्स से करने हैं, वो टॉपिक्स आप मीडियम रॉबिन से करें या बिग रॉबिन से करें या रामदास से करें, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है,
लेकिन मैं आपको बिग रॉबिन्स का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि वो एंड में रिटेन करना मुश्किल हो जाती है। अगर तो आप क्विक लर्नर हैं और आप अपने नोट्स बनाते हैं या बुक के ऊपर आप चीज़ों को हाईलाइट करने के आदी हैं, तब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप बिग रॉबिन्स पढ़ें। बिग रॉबिन्स में फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि बिग रॉबिन का क्या फ़ायदा होता है। हमारे पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि किसी डिजीज़ के, आई थिंक उन्होंने पूछा होता कि मॉर्फोलॉजी के 8 पॉइंट्स लिखे मेनिंजियोमा के, या कोई ऐसा क्वेश्चन था। तो हमारे वो 8 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ बिग रॉबिन्स में लिखे हुए थे, मीडियम में भी नहीं लिखे हुए थे और रामदास में भी नहीं लिखे हुए थे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो वो बिग रॉबिन्स से एग्जैक्ट उठा के पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अब ये बात है कि आपने करना सिर्फ यही है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना उनको ही आपने पढ़ना है। बिग रॉबिन्स, मीडियम रॉबिन्स या रामदास से पूरी पूरी रामदास भी नहीं पढ़नी, पूरी पूरी मीडियम रॉबिन्स भी नहीं पढ़नी, पूरी पूरी बिग रॉबिन्स भी नहीं पढ़नी। पूरी सिर्फ एक चीज़ पढ़नी है, वो है पैथोमा। पैथोमा को आपने पढ़ना है, उसका हर टॉपिक आपने पढ़ना है, चाहे वो इम्पोर्टेंट है चाहे अनइम्पोर्टेंट है, वो आपने पूरी पढ़नी है और याद भी करनी है। सिर्फ पढ़नी नहीं है, पढ़नी है, समझनी है, याद करनी है। तीनों चीज़ें, तीनों काम जो है अपने पैथोमा के ऊपर करने हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, यानी कि जो मेंशन टॉपिक्स होते हैं गाइडलाइंस में, गाइडलाइंस आप जो मर्जी फॉलो करें, मेडिकल ग्रुप करें, अजरेजा भाई की करें या आफाक नईम की करें, ये 3 गाइडलाइंस होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब हमारी 4th ईयर की। तो इनमें से आप कोई भी गाइडलाइंस फॉलो करें, लेकिन आप ने वही जो गाइडलाइंस में टॉपिक्स मैंशन हैं वही टॉपिक्स आपने इन तीनों बुक में से किसी एक से कर लेने हैं, तो आपका पेपर आराम से पूरा हो जाएगा। अब यहाँ बात आती है कि बिग रॉबिन्स अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं, जिन बच्चों ने पहले ही भी 3rd ईयर में कुछ बच्चों ने बिग रॉबिन्स पढ़ी होगी, उनको आइडिया होगा कि बिग रॉबिन्स रिटेन करना मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो अगर तो आप बिग रॉबिन्स पढ़ना चाहते हैं तो ये है कि आप उसके साथ साथ नोट्स बनाएं या उसको अपनी बुक पे हाईलाइट करते जाएं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर दोबारा वही बात है कि पढ़नी पूरी नहीं है, पढ़ना सिर्फ वही है जो आपके टॉपिक्स गाइडलाइंस में मेंशन है। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात ये थी। और दूसरी बात ये है कि या अगर आप मीडियम रॉबिन्स चूज़ कर रहे हैं तो मीडियम रॉबिन्स का भी यही है कि उसके भी वही टॉपिक्स करने हैं जो आपके गाइडलाइंस में मेंशन है। या आप रामदास चूज़ कर रहे हैं तो रामदास भी आपने वही टॉपिक्स करने हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बुक की बात आती है जो कि अजय रज़ा भाई की मॉर्फोलॉजी की बुक थी। अब जो अजय रज़ा भाई की मॉर्फोलॉजी की बुक थी ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट थी रामदास की कॉपी, यानी कि उन्होंने रामदास के मॉर्फोलॉजी के पॉइंट्स उठा के अपनी बुक में लिख लिए थे। इस उन्होंने क्यों ये काम किया था, क्योंकि रामदास जो है वो इंडियन ऑथर की बुक है और वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। इस वजह से उन्होंने हमारे फ़ायदे के लिए उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर दिया था कुछ एडिशन के साथ थोड़ी बहुत, ठीक है। तो अगर तो आप रामदास फॉलो करेंगे तो आपने ये करना है कि ARC की मॉर्फोलॉजी की किताब खरीद लेनी है ताकि आपको PDF से पढ़ने में मुश्किल ना हो। क्योंकि PDF से बाकी टॉपिक्स की बाकी मतलब रिमेनिंग चीज़ें तो आप टॉपिक्स की कर लेंगे, मॉर्फोलॉजी के लिए आपका बुक हो तो ज़्यादा इजी रहती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मॉर्फोलॉजी जो है वो रामदास में जो लिखी हुई है वो हेडिंग्स बना के लिखी हुई है, तो वो मॉर्फोलॉजी पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है और रिटेन रह जाती है। लेकिन अगर आप रिकमेंडेड किताबें पढ़ना चाहते हैं तो आप बिग रॉबिन्स चूज़ करें और या मीडियम रॉबिन्स चूज़ करें, इन दोनों में से ही कोई चूज़ करें अगर आप रिकमेंडेड किताबें पढ़ने की आदी हैं, ठीक है। पैथोमा के साथ इन दोनों में से कोई एक किताब चूज़ कर लें। पेपर फिर मैं दोबारा बता रही हूँ, तीनों किताबें करा देती हैं, लेकिन आपका जैसे वे ऑफ स्टडी है, आपको पता चल गया होगा कि आप बड़ी किताब अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं तो आप बिग रॉबिन्स की तरफ जाएं। अगर आप बिग रॉबिन्स को रिटेन नहीं कर सकते तो मीडियम रॉबिन्स की तरफ जाएं। अगर मीडियम रॉबिन्स को भी आप को पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो रामदास की तरफ जाएं। रामदास में बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपके मतलब क्वेश्चन आना होता है पेपर में उसका वो लिखा होता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी कि बुक कौन सी चूज़ करनी है। अब आपने ये करना है, एक दफ़ा मेरे कहने पे आप ये काम कर लें, आप बहुत आसानी से आपका पूरा साल गुजर जाएगा। कोई एक टॉपिक फॉर एग्जांपल आप किडनी का कोई एक टॉपिक उठाएं, उसको पैथोमा से पहले जैसे मैंने आपको बताया जिस तरतीब से पैथोमा का लेक्चर लें, उसका पैथोमा का मतलब उसी जो टॉपिक होगा किडनी में से कोई एक टॉपिक कि पैथोमा से रीड करें, उसके बाद उसको बिग रॉबिन से रीड करें, रामदास से रीड करें, मीडियम रॉबिन से रीड करें। फिर आपको पता चलेगा कि इन तीनों किताबों में फ़र्क क्या है और जो राइटिंग स्टाइल है वो क्या है और आपको मतलब आप पे कौन सा राइटिंग स्टाइल मतलब आपको कौन सा राइटिंग स्टाइल अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वो आपने वो ही राइटिंग स्टाइल चूज़ करना है और उन तीनों किताबों में से कोई एक किताब चूज़ कर लेनी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। रामदास मैं इतनी ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि उसमें
बेशक डिटेल लिखी हुई है, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमाइज तरीके से लिखी हुई है, लेकिन वो एक होता है ना कि दिल में ये बात रह जाती है कि हमने रिकमेंडेड किताब नहीं पढ़ी, तो वो हमेशा खदशा रहता ही है। तो इस वजह से उसका नुकसान थोड़ा सा ये है रामदास का, बाकी उसका कोई नुकसान नहीं है, वो किताब बहुत अच्छी है वैसे उस अगर हर हवाले से देखी जाए। और दूसरा मैंने बिग रॉबिन्स का भी नुकसान बता दिया कि उसे रिटेन करना मुश्किल है। और मीडियम रॉबिन्स का नुकसान ये है कि उसमें जो है मॉर्फोलॉजी मतलब एक हैजेड तरीके से लिखी हुई है, वो मेरी समझ से बाहर थी। तो मैंने तो रामदास की मॉर्फोलॉजी ही चूज़ की थी, यानी कि मैंने अली रज़ा भाई की किताब खरीदी थी। तो आप पे ये डिपेंड कर रहा है कि आपने कोई भी किताब चूज़ कर रहे हैं तो उस पर फिर यकीन रखना है और उसे ही पूरा साल लेकर चलना है। ये नहीं है कि अगर मैं आपने फॉर एग्जांपल मीडियम रॉबिन्स चूज़ किया, कोई सीनियर आपको या कोई और इंसान आपको बताता है कि आप बिग रॉबिन्स पढ़ो, तो आप दरमियान में वो छोड़ के बिग रॉबिन्स शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना। पैथोमा को घोल के पी लें और साथ आपको एक बुक चूज़ करें। जैसे मैंने आपको एक बताया कि चूज़ करने का तरीका क्या होता है कि आप थोड़ा थोड़ा देखें, सर्च करें, कोई एक टॉपिक पढ़ें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कौन सा राइटिंग स्टाइल आपको अच्छा लगता है और आपको रिटेन करने में आसानी होती है, तो वही चूज़ करें, बस यही बात है। ठीक है। और बिग रॉबिन्स का एक नुकसान ये है कि मतलब उसमें वही जैसे गाइडन में बहुत ज़्यादा अलग अजीब अजीब बातें लिखी होती थी, लंबी लंबी छोड़ी हुई होती थी, वैसे ही वहाँ पे भी है। लेकिन फ़ायदा फिर यही होता है कि मतलब कहानियाँ पढ़ रहे हैं तो कुछ लोगों को, जिन लोगों को कहानियाँ रिटेन रह जाती हैं, उनको बिग रॉबिन्स भी रिटेन रह जाती है। तो ये सारे फ़ायदे और नुकसान मैंने बता दिए। चूज़ आपने खुद करनी है। फिर दोबारा रिपीट करती जाऊँ, चाहे कोई भी किताब आप चूज़ करें, चाहे मीडियम है, बिग है, रामदास है, करने आपने वही टॉपिक्स हैं जो गाइडलाइंस में मेंशन्ड हैं। ठीक है। कोई और टॉपिक आपको उन किताबों से नहीं करना, सिर्फ वही टॉपिक करने हैं वहाँ से, बाकी सारी आपने पैथोमा करनी है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। इसके अलावा एक ऐसा और टॉपिक भी है जो आपने इन किताबों से करना होता है, वो मैं आपको पास्ट पेपर्स के साथ बताती हूँ। अब पास्ट पेपर्स जो पढ़ने का तरीका होता है ना, वो मैं यहाँ पे पढ़ने का तरीका भी बताती हूँ और जो पास्ट पेपर्स आपने चूज़ करना है वो भी आपको बता देती हूँ। जो पास्ट पेपर्स पढ़ने का तरीका ये होता है कि अगर कोई एक टॉपिक उन्होंने फॉर एग्जांपल स्लेवरी ग्लैंड्स का कोई ट्यूमर उन्होंने पूछ लिया है पेपर में, ठीक है, और पास्ट पेपर्स में पूछा हुआ है, लेकिन उसकी मॉर्फोलॉजी नहीं पूछी हुई। आपने ये नहीं करना कि आप ट्यूमर का नाम कर लें, उसकी पैथोफिजियोलॉजी कर लें और उसका मतलब सब कुछ कर लें, लेकिन उसकी मॉर्फोलॉजी छोड़ दें। फिर आप पेपर में जाएं और वहाँ पे मॉर्फोलॉजी आई हुई हो और फिर आप वापस आकर ये कहें कि हमने तो पास्ट पेपर से कुछ भी नहीं आया। ऐसे नहीं होता। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। पास्ट पेपर में अगर कोई एक टॉपिक उन्होंने टच किया हुआ ना, उस टॉपिक को आपने पूरा कर लेना है, चाहे वो गाइडलाइंस में मेंशन्ड है या नहीं। वही ये टॉपिक था जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये टॉपिक भी आपने मीडियम बिग या रामदास से करना होता है, जो कि पास्ट पेपर्स में आया हुआ हो। अब पास्ट पेपर्स की बात करते हैं। पास्ट पेपर्स जो है वो मैं आपको दो ऑप्शंस बताती हूँ चूज़ जो आपने करने हैं, बल्कि तीन बताऊंगी। पहला होता है टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स होते हैं, जो कि अली रज़ा भाई ने बाकी फर्स्ट 3 ईयर्स में सॉल्व पास्ट पेपर्स नहीं थे टॉपिक वाइज। फोर्थ ईयर के जो है ना, उन्होंने सॉल्व किए हुए हैं। सॉल्व से मुराद ये है कि मतलब उन्होंने आंसर नहीं लिखे हुए, आंसर का पेज नंबर लिखा हुआ है हर पास्ट पेपर के आगे। उन्होंने जो टॉपिक वाइज पास्ट पेपर पैथोलॉजी की बताए हैं ना, वो उन्होंने रामदास से बताए हुए हैं। तो जिस बच्चे ने रामदास फॉलो करनी है ना, वो अली रज़ा भाई के पास्ट पेपर्स को फॉलो करे और वहीं से वो टॉपिक वाइज आंसर देखता जाए, क्योंकि कभी कभार आंसर ढूंढने में मुश्किल पेश आती है टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स के। तो वो उन्होंने पेज नंबर मेंशन किए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सही है। तो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने रामदास फॉलो करनी है शुरू से एंड तक। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात पैथो की यहाँ टिप एक और देना चाहूँगी, वो यही टिप है कि आप चाहे एक टॉपिक पहली दफ़ा कर रहे हैं चाहे आखिरी दफ़ा कर रहे हैं, उसका पास्ट पेपर नहीं छोड़ना आपने। पास्ट पेपर सारा साल करने हैं। जब आप पास्ट पेपर सारा साल करते हो तो आपको उस पास्ट पेपर का वो जो टॉपिक होता है ना, वो याद हो जाता है अच्छे तरीके से। और सिर्फ ये नहीं है कि पास्ट पेपर्स के सिर्फ आंसर कर लेने हैं, उस जिस टॉपिक से पास्ट पेपर आया उस टॉपिक को पूरा पूरा करना है पूरा साल। ये पूरा साल जब आप इस टेक्निक को लेके चलेंगे ना, मुझे आप एंड में आके ये कहेंगे कि हमने इस टेक्निक को फॉलो किया और हमारे इतने अच्छे मार्क्स आए। ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी। आपने जो भी आपने टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक को पैथोमा का लेक्चर लो, पैथोमा से रीड करो, पैथोमा का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर जाके उसे अगर तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या पास्ट पेपर्स में से आया हुआ है तो उस टॉपिक को आपने बिग रॉबिन्स, मीडियम रॉबिन्स या रामदास से रीड करना है, जो भी आप किताब को फॉलो कर रहे हैं। और आप बस बेस्ट पास्ट पेपर्स, एक तो ये टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स थे पैथो के, अगर तो आप उसका फॉलो करना चाह रहे हैं रामदास को, तो ये पास्ट पेपर्स लें। और दूसरे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट बात और मैं आपको बताऊं, वो ये है कि डिफरेंट पास्ट पेपर हैं। जैसे यूएचएस का पास्ट पेपर है, फर्स्ट एड के पास्ट पेपर्स हैं, ये डिफरेंट पास्ट पेपर्स हैं ना इन, और टॉपिक वाइज पास्ट पेपर भाई के इन तीनों में ना आंसर्स थोड़े से डिफरेंट हैं तीनों के।
मतलब किसी में क्या लिखा हुआ है, किसी में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि फोर्थ ईयर की ये है कि आपने ना टू द पॉइंट डायग्नोसिस करना होता है। अब वो डायग्नोसिस कभी कभार ना मिक्स हो रहा होता है, तो वो हर किताब में ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन होती है, इसलिए वो बच्चे जो सिर्फ एक पास्ट पेपर फॉलो करते हैं ना, वो फिर भी ठीक रह जाते हैं एज कम्पेयर टू जो यूएचएस के पास्ट पेपर्स का आंसर देख रहे हैं, फिर अलीरज़ा भाई के टॉपिक वाइज पेपर्स का आंसर देख रहे हैं, फिर फर्स्ट एड के आंसर देख रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि या तो मैं गलत हूँ या ये पास्ट पेपर्स गलत हैं। तो जो भी करना है ना, एक किताब फॉलो करनी है और एक ही इंसान के पास्ट पेपर्स फॉलो करने हैं। तो अलीरज़ा भाई की मैं अब आपको थोड़े से नुकसान बता देती हूँ, जो टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स के नुकसान है वो ये है कि उसमें कुछ आंसर्स ना क्लियर नहीं है, मतलब हैं उनकी परसेंटेज 1 to 3 या 5% ही है, लेकिन उसमें यह है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि अलीरज़ा भाई ने आंसर सही नहीं लिखा हुआ या मैं गलत जा रहा हूँ, ठीक है, उसमें सिर्फ ये थोड़ा सा नुकसान है। और बाकी आपको ना एक ऐसी किताब बताने जा रही हूँ मैं जो पिछले साल ही उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, वो है गयान सीरीज़, GYAN गयान सीरीज़। इसके ना मैं आपको फ़ायदे भी बताती हूँ और नुकसान भी बताती हूँ। इसके फ़ायदे ये हैं कि उन्होंने जो भी आंसर लिखा हुआ है ना उस और फिर उसके नीचे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये मतलब किस बुक से लिया गया है, मतलब रेफरेंस दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कोई बिग रॉबिन से आंसर लिखा है और वही आंसर अगर डिफरेंट पास्ट पेपर्स में गलत लिखा हुआ है या डिफरेंट पास्ट पेपर में डिफरेंट लिखा हुआ है, तो उन्होंने हर पास्ट पेपर को छानबीन के ये भी मतलब लिख दिया है कि बाकी जगहों पे ये गलत लिखा हुआ और यहाँ ये सही है। जिन बातों में हम कंफ्यूज होते हैं ना कि मतलब उस पास्ट पेपर में ये चीज़ गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो उसने जो है वो मतलब गयान सीरीज़ के ऑथर ने वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि ये चीज़ है। ये पैथो का तो उसका खास तौर पे बहुत अच्छे हैं, बल्कि सारे ही पास्ट पेपर्स मैं ये कहूँगी कि गयान सीरीज़ के पास्ट पेपर्स बहुत अच्छे हैं। वो मैंने नहीं लिए थे, लेकिन जो है जिन बच्चों ने दिए थे मैंने उनकी थोड़े बहुत मतलब हमें जो आंसर्स क्लियर नहीं थे तो हमने उनसे स्क्रीनशॉट्स वगैरह मंगाए, तो वो वाकई ही बहुत अच्छी किताब थी। लेकिन उस गयान सीरीज़ का तब फ़ायदा है जब आप उसको शुरू से पढ़ते हैं, यानी कि आप अपने जब भी आप कोई टॉपिक करने बैठते हैं उस टॉपिक को है वो टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पास ओवर, टॉपिक वाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, उस टॉपिक वाइज आप वहाँ से जाकर खोलते हैं और वो सब कुछ वहीं उसी वक्त अपनी सारी क्वेरीज क्लियर कर लेते हैं। तो ये गयान सीरीज़ का फ़ायदा है। और ये ऑर्डर जो है आप कहाँ से कर सकते हो, ये किसी बुक शॉप पे अवेलेबल नहीं होती, ये उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये मैं आपके ग्रुप्स में शेयर कर दूँगी और इसके डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आपको मैं लिंक शेयर कर दूँगी उनकी वेबसाइट का, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन उसका नुकसान ये है, एक तो यही नुकसान है कि अगर आप उसे शुरू से पास्ट पेपर्स को नहीं पढ़ोगे ना, तो फिर एंड में अगर गयान सीरीज़ के पास्ट पेपर्स पढ़ोगे तो वो बहुत मोटी किताब है, तो वो आपकी समझ से बालातर हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहली बात यह है, और नुकसान थोड़ा सा ये है अगर आप शुरू से नहीं पढ़ते। और दूसरी बात यह है कि अगर गयान सीरीज़ जो उनका सेकंड एडिशन है, मतलब जिसमें उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग्स की हैं, जो गलत आंसर पिछले दफ़ा फर्स्ट एडिशन में थे वो सही की हैं, और साथ MCQs की कीज़ टॉपिक वाइज, जो हमें थोड़ा सी हमेशा ये मसला होता है कि जब भी हम फर्स्ट एड की कीज़ देखने बैठते हैं तो वो थोड़ा समझ नहीं आती कि क्या लिखा हुआ है, आंसर क्या चीज़ लिखी हुई है, और टॉपिक वाइज भी वो नहीं होते। तो ज्ञान सीरीज़ में सेकंड एडिशन जो आएगा उसमें ये सारे MCQs की कीज़ टॉपिक वाइज दी होंगी। अभी फर्स्ट एडिशन जो पिछली दफ़ा हुआ था पब्लिश, उसमें वो MCQs की कीज़ नहीं थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि अभी उनकी जो सेकंड सीरीज़ है वो अगस्त तक आएगी, जुलाई से अगस्त तक। तो अगर तो आप इतना वेट कर सकते हैं तो आप गयान सीरीज़ का वेट कीजिए, और मैं यही रिकमेंड करूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो अच्छी किताब है वो है गयान सीरीज़ पास्ट पेपर्स के लिए। और तीसरी बात यह है कि अभी मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आ रहे थे आपके क्लास से, N69 जो निश्तर की क्लास है, कि अभी निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के N68 के स्टूडेंट्स ने पास्ट पेपर्स पब्लिश किए हैं, तो वो हम ख़रीदें या ना ख़रीदें। अब जो इसकी बात है इसमें मैं आपको एक बात क्लियर करती चलूँ, जो उनके पास्ट पेपर जो N68 ने बनाए हैं मतलब वो भी वैसे ही हैं कि टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स हैं, सॉल्व्ड पास्ट पेपर्स हैं, लेकिन मैंने अभी थोड़ा बहुत ही उसको देखा है, मतलब डिटेल स्टडी नहीं की, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकती खुद ऐसे ही कि वो मतलब ठीक है कि नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि गयान सीरीज़, और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का फ़ायदा और नुकसान है, गयान सीरीज़ में रेफरेंस दिया हुआ है हर आंसर के नीचे कि ये बिग रॉबिन से ली गई है चीज़, ये रामदास से ली गई है, या ये मीडियम रॉबिन से ली गई है। तो जैसे ही आप वो किताब पढ़ते हो आप बड़े खुश होते हो कि हाँ भाई ये रेफरेंस यहाँ दिया हुआ है, तो आप वो क्वेश्चन मतलब उसके अकॉर्डिंग जाके उस किताब से तैयार कर सकते हो। उन्होंने बेस्ट ये चीज़ दी हुई है। और ये N68 के जो अभी पब्लिश हुई है ये उस सीरीज़ में भी ये मतलब चीज़ नहीं है। तो अगर तो आप ऐसे स्टूडेंट हो ना कि आपको हमेशा ये रहता है कि मुझे ये पता हो कि ये आंसर कहाँ से लिया गया है,
मतलब किस बुक से लिया गया है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी ज्ञान सीरीज लो और उसको सारा साल पढ़ो। मतलब अगस्त में वो आनी है, तो अगस्त में वैसे भी 2-3 महीने जो ये पहले वाले होते हैं, इसमें एक ही असेसमेंट आपकी अभी गुजरी होगी। उस असेसमेंट को आप बेशक जो है वो टॉपिक वाइज अली रज़ा भाई के 5 रुपये से अकॉर्डिंग तैयार कर लो, और और मतलब चाहे उसका आंसर रामदास से तैयार कर लो जैसे उन्होंने दिया हुआ है, या उसे जो है अपनी ड्रॉबिन से जो भी आगे किताब खुद कर रहे होगे उसके अकॉर्डिंग कर लो, और थोड़ा वेट कर लो। जब उनकी सेकंड एडिशन आ जाएगी ज्ञान सीरीज की, वो लीजिएगा। फर्स्ट एडिशन लेने की मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एडिशन में MCQs नहीं दी हुआ टॉपिक वाइज, ठीक है। तो ये बड़ी अहम बात थी जो मैंने आपको बताई। और अब बेस्ट वे टू स्टडी क्या है, वही वे तरीका यही है कि मतलब सबसे पहले आपने कोई भी टॉपिक करना है उसकी आपने पैथोमा की वीडियो देखनी है। पैथोमा की वीडियो देखने के बाद पैथोमा से पढ़ना है, फिर आपने उसकी जो है रॉबिन से पढ़ना है, फिर उसके पास्ट पेपर्स देखने हैं और पास्ट पेपर का आंसर जो है किताब पे लिख लेना है, और किताब पे ये लिख लेना है कि ये इस टॉपिक से पास्ट पेपर आया हुआ है, और उस टॉपिक को आपने हर चीज़ उस टॉपिक की कर लेनी। कोई टेबल है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर है, कुछ भी है। अब मैं आती हूँ आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट बात पे जो 4th ईयर में बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जो पैथो के लिए ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट हर चैप्टर की में ट्यूमर्स दिए हुए हैं। अब ट्यूमर्स की जो क्लासिफिकेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीन है। वो आपकी रिटर्न में हर ऑलमोस्ट जो है वो मतलब जितने क्वेश्चंस हैं उसमें उसके 50% क्वेश्चंस में आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर्स पूछी होती है। क्लासिफिकेशन पूछी होती है, और क्लासिफिकेशन जो बेस्ट लिखी हुई है वो लिखी हुई है बिग रॉबिन्स के अंदर। और ये भी नहीं है कि आपने करना क्या है। मैं वैसे मतलब नोट्स नहीं बनाती खुद, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी सिर्फ कि अगर आप ऐसे इंसान हैं जो नोट्स नहीं बनाते बिल्कुल भी, लेकिन आपने ये करना है कि जो ट्यूमर्स के नोट्स की क्लासिफिकेशन है ना, वो आपने बना लेनी है। या तो आप खुद बना लें, या आपकी क्लास में जो इंसान मतलब स्टूडेंट अच्छा पास्ट पेपर्स बनाता है, पास्ट पेपर्स कह रही हूँ, अच्छी क्लासिफिकेशन बनाता है या अच्छे नोट्स बनाता है, उससे वो ज़रूर ले लें पेपर से पहले पहले। बल्कि फॉर एग्जांपल आपका अगर फर्स्ट असेसमेंट में हमारे जो टॉपिक्स है वो एक था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा आई थिंक ब्रेस्ट था, और तो ये टॉपिक्स थे। तो इन टॉपिक्स में हमारे पास मतलब आपको क्लासिफिकेशन इन टॉपिक्स की आनी चाहिए, हर हाल में आनी चाहिए। ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन जो इन टॉपिक्स के होंगे, उन ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन अभी से आपको मतलब जैसे फर्स्ट असेसमेंट से पहले आपको आनी चाहिए। तो वो क्लासिफिकेशन ये हर टॉपिक की क्लासिफिकेशन ट्यूमर्स की, बिनाइन, मैलिग्नेंट और भी जिस तरह उन्होंने क्लासीफाई किया होता है डिफरेंट तरीके से, वो आपको लाजमी आनी चाहिए। ये बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। मैं बल्कि थोड़ी सी वीडियोज़ भी बनाऊँगी कि आपने क्लासिफिकेशन को कैसे करना होता है और किस तरीके से अटैम्प्ट करना है अपने पेपर में अगर आ जाए, तो उसकी वीडियो अलग तरीके से बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखें, और मतलब एंड तो हो गया है, शुरू से एंड तक अगर आपने देखी है इस वीडियो को, तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। और स्पेशल पैथो का जो पेपर आता है उसमें ऑलमोस्ट यही पूछा होता है, मतलब आपने आइडेंटिफाई करना है किसी डिजीज़ को, उन्होंने सिम्टम साइन दिए होंगे, आपने वो आइडेंटिफाई करना होता है। दूसरे नंबर पर आपने वो पूछ लेते हैं रिस्क फैक्टर्स बताए, मतलब रिस्क फैक्टर्स बताने होते हैं। फिर तीसरे नंबर पर वो मॉर्फोलॉजी पूछ लेते हैं या पैथोफिजियोलॉजी पूछ लेते हैं। यहाँ पर आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता चलूँ कि जो NC7 यानी कि मतलब फाइनल पिछली फाइनल ईयर का जो पेपर आया था, वो उसमें ये था कि उन्होंने ऑलमोस्ट सारी पैथोफिजियोलॉजी दे दी थी, ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन की। और जो हमारा पेपर आया है, हमारे पेपर N68 यानी इस साल जो पेपर हुआ है 4th ईयर का और UHS का, तो उसमें जो है ऑलमोस्ट सारी उन्होंने मॉर्फोलॉजी पूछी हुई थी। तो अब ये आप ये कहें कि हम पैथोफिजियोलॉजी कर लें, मॉर्फोलॉजी कर लें किसी की, मतलब अगर पास्ट पेपर्स में हम मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं तो उस टॉपिक की मॉर्फोलॉजी की जाए, और जिस टॉपिक की पैथोफिजियोलॉजी दी है उसकी सिर्फ पैथोफिजियोलॉजी की जाए, ये नहीं चलेगा। ये बात मैं आपको 1000 दफ़ा बता चुकी हूँ कि जो टॉपिक एक दफ़ा पास्ट पेपर्स में आ गया उसको आपने पूरा का पूरा करना है। अब वो बच्चे जो सिर्फ पास्ट पेपर्स पे रिलाई कर रहे होते हैं, तो उनको मैं अब ये बता चल रही हूँ, जो सिर्फ पास्ट पेपर्स पे रिलाई कर रहे हैं उनके लिए भी यही बेस्ट टिप है कि वो अपनी पैथोमा के लेक्चर्स और पैथोमा तो पूरी पी लें घोल के। उसके बाद जो पास्ट पेपर्स पे रिलाई कर रहे होते हैं वो ये करें कि कीज़ करें, और साथ जो है जो पास्ट पेपर्स हैं उनके जो टॉपिक्स हैं जिसे उनको पूरा पूरा करें। ये मैं अभी से बता रही हूँ, जो पास्ट पेपर्स पे रिलाई करने वाले बच्चे हैं वो ये ना समझें कि अब क्योंकि थोड़ी सी UHS ने पॉलिसी चेंज की है, वो पॉलिसी इस तरह भी चेंज हुई है कि वो सिर्फ पास्ट पेपर एग्जैक्ट चीज़ें नहीं उठा के दे रहे। वो अगर टॉपिक बेशक अगर वही दे रहे हैं ना, वो मतलब 70 to 80% अगर टॉपिक वही आ रहा है, टॉपिक से क्वेश्चंस चेंज करके दे देते हैं वो,
यानी कि वो मतलब डायग्नोसिस वाला सिनेरियो बेशक सेम दे दें, लेकिन जो सब पार्ट्स होते हैं ABC, मतलब उसको चेंज करके दे देते हैं वो। फॉर एग्जांपल अगर N67 का पेपर पैथोफिजियोलॉजी से आया हुआ था तो हमारा मॉर्फोलॉजी से आया हुआ था, तो इस तरह की बातें मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो इस वजह से अच्छा पढ़ें, शुरू से पढ़ें। और शुरू से पढ़ने से मुराद ये नहीं होता कि आप पहले दिन से पढ़ना शुरू करते हैं, और होता भी ऐसा नहीं है, कोई पहले दिन से नहीं पढ़ता, लेकिन आपको अपना मतलब क्लियर हो कि आपने पढ़ना कैसे है और किस किताब से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और आपने असेसमेंट तक एटलीस्ट जो है आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हों, और आप पहली असेसमेंट को पढ़ के दें। जो टॉपिक असेसमेंट में है उसे पढ़ कर दें। आपने पिछले 3 साल नहीं पढ़ा, अच्छा कोई मसला नहीं है, फोर्थ ईयर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें, आप खुद भी सेटिस्फाई हो जाएंगे और आपकी फाइनल ईयर भी सुकून से गुजर जाएगी अगर आपको पैथो आती होगी। क्योंकि ENT और आई का भी आपको मतलब इतना फ़ायदा नहीं होगा फाइनल ईयर में जितना आपको पैथो का फ़ायदा होगा। तो पैथो को आपने मतलब पी लेना घोल के, ख़ास तौर पर पैथोमा को, बड़े मज़े की किताब है वो। बाकी अल्लाह हाफिज़ अब तक के लिए। फिर बाकी जो वीडियोज़ हैं वो मेरी अब इंशाल्लाह एक एक रोज़ मैं करके बनाती जाऊँगी। ENT और आई की भी वो भी मेरे पास आती जाएंगी, आपके पास CM की भी आती जाएगी। अब इंशाल्लाह रोज़ एक आपको वीडियो नई देखने को मिलेगी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैं एक और बात कहना भूल गई कि रमज़ान मुबारक। उम्मीद है कि आपके रोज़े ठीक जा रहे होंगे।